Welcome to you all in the first module of the microeconomics. This is the introduction of microeconomics. In this module, we will cover what is microeconomics, what is macroeconomics, positive and normative economics. So let's discuss what is microeconomics. The term micro has been derived from Greek word micros, which means small. It is the branch of economics which deals with economic problem on a small scale or individual units like a consumer, a producer, a firm or an industry. माइक्रोइकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया है जिसका मतलब होता है स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी की जाती है या स्मॉल स्केल पे लर्निंग की जाती है। ऑब्जर्वेशन जो होगा वो स्मॉल स्केल पे होगा इंडिविजुअल यूनिट का, जैसे सिंगल कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, सिंगल प्रोड्यूसर कब कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, एक सिंगल और फर्म या इंडस्ट्री कैसे प्राइस को डिटरमाइन करती है। तो सिंगल फर्म, सिंगल इंडस्ट्री, सिंगल कंज्यूमर को के साथ जब हम डील करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड macros, which means very large. So macroeconomics is the branch of economics which deals with economy as a whole. For example, national income, inflation, employment, etc. मैक्रो जो वर्ड आया है वो ग्रीक वर्ड मैक्रोस से लिया गया है जिसका मतलब होता है बहुत बड़ा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच होती है जो कंट्री लेवल पे या नेशनल लेवल पे प्रॉब्लम्स को डील करती है। तो ये पूरी की पूरी इकोनॉमी के साथ डील की जाती है। जब हम प्रॉब्लम्स को पूरी की पूरी इकोनॉमी के साथ कोरिलेट करते हैं और उसके साथ डील करते हैं तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। जैसे नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, तो दीज आर द डिफरेंट इश्यूज विच इज़ रिलेटेड विद द होल कंट्री। तो नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं जो पूरे कंट्री से रिलेटेड हैं, तो ये सारे पार्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड का सबसे पहले यूज़ रेगनर फ्रिश ने किया था। इस वजह से ये कहा जाता है कि माइक्रो का सेपरेशन का जो श्रेय है वो रेगनर फ्रिश को जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि माइक्रो और मैक्रो को सेपरेट पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। कुछ ऐसी थ्योरी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो मैक्रो पे एप्लीकेबल नहीं थी। जैसे माइक्रो यानी इंडिविजुअल के लिए सेविंग को अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर पूरी कंट्री सेव करने लगे, सेविंग ज़्यादा हो जाएगी पूरी इकोनॉमी में तो कमोडिटी की सेल कम होने लगेगी, कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी, सेलिंग कम हो जाएगी, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को कम करेगा, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कम करेगा तो एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में धीरे धीरे कम होने लगेगा, जिसके कारण कंट्री में पॉवर्टी बढ़ सकती है। इस तरीके से नेशनल लेवल पे सेविंग को अच्छा नहीं माना जाता, जबकि इंडिविजुअल लेवल पे सेविंग अच्छी होती है। तो इन्हीं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स की वजह से माइक्रो और मैक्रो की सेपरेट थ्योरी को लर्न करने की ज़रूरत पड़ी। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस है क्या। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। सिंगल पर्सन के बिहेवियर का एनालिसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स and economy as a whole, when we will learn this then it will be called macroeconomics. तो macroeconomics जब हम पूरी इकोनॉमी एज ए होल यानी कंट्री लेवल पे प्रॉब्लम्स को लर्न करते हैं या सीखते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द रिसोर्स एलोकेशन, वेयर एज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द
मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि रिसोर्सेज को किस तरीके से अलोकेट किया जाए जहाँ नीड्स अनलिमिटेड हैं और रिसोर्सेज उसके लिए लिमिटेड हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में सारे रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन और सारे रिसोर्सेज को फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव है। While learning microeconomics, macro variable remain constant. It is the assumption, ये एज्यूम कर लिया जाता है कि जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो मैक्रो वेरिएबल को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं तो माइक्रो वेरिएबल को कांस्टेंट एज्यूम किया जाता है। तो while learning microeconomics, macro variable remain constant, and while learning macroeconomics, micro variable remain constant. Microeconomics is also called price theory, whereas macroeconomics is also called theory of employment. माइक्रो इकोनॉमिक्स के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो इंडिविजुअल प्रोडक्शन, इंडिविजुअल कंज्यूमर कैसे डिमांड करता है, मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं इंडिविजुअल कमोडिटीज़ के, ये सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट्स हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट की बात करें तो नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट्स हैं। नाउ two types of analysis, positive and normative analysis. There are two types of economic analysis, positive economic analysis and normative economic analysis. What is positive economic analysis and normative economic analysis? Positive economic analysis is the analysis of the situation, real situation, whereas normative economics is the branch of economics or an economic analysis method which deals with the ideal situation. तो अगर रियल में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या हुआ था, अगर इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करें तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के पार्ट होते हैं। और जब हम लोग ये डिसाइड करें कि व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, क्या होना चाहिए था, क्या सही है, क्या गलत है, तो जब हम लोग रियल से हट करके आइडियोलॉजी पे जाते हैं कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, देन इट विल बी कॉल्ड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रियल सिचुएशन के साथ डील करता है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आइडियल सिचुएशन, जो डिज़ायरेबल सिचुएशन है, उसको डिस्क्राइब करता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट जो हैं वो व्हाट इज़ हैं, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी, एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट व्हाट शुड बी और व्हाट ऑट टू बी से रिलेटेड होते हैं। तो क्या है, क्या था, ये रियल है, और जबकि क्या होना चाहिए, ये आइडियल है। इट डील्स विथ एक्चुअल डेटा एंड फैक्ट। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्चुअल फैक्ट और डेटा के साथ डील करता है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो वैल्यूज़ और ओपिनियन पे बेस्ड होता है, जिसमें डिफरेंट पीपल की ओपिनियन क्या है, क्या वैल्यूज़ हैं, इसको कंसीडर किया जाता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड फिगर्स, दैट्स वाई इट कैन बी वेरीफाइड, एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट फिगर्स, इट इज़ बेस्ड ऑन द ओपिनियन, साइकोलॉजी, वैल्यूज, जजमेंट, देन इट कैन नॉट बी वेरीफाइड। जैसे प्राइसेस ऑफ गुड्स आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, प्राइस, सामानों की कीमतें कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही हैं, ये रियल सिचुएशन है, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। इंडिया को प्राइसेस पे कंट्रोल करके रखना चाहिए, ये आइडियल सिचुएशन है, ये वैल्यूज़ हैं, ये ओपिनियन है, दैट्स वाई इट इज़ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अगर हम डिस्कस करें कि in our area there is the 10 hours electricity supply, then it is the real situation, so it will be positive economics. And if we will discuss that 24 hours electricity supply should be in our area, then it will be normative economics. तब ये हमारे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। जैसे अगर हम ये डिस्कस करें कि हमारे स्कूल में अगर 100 टीचर्स हैं
तो ये कौन सी सिचुएशन है? रियल सिचुएशन है। तो ये कौन सा इकोनॉमिक्स है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा, ये पॉजिटिव सिचुएशन होगी। नॉर्मेटिव अगर आपको ये लगता है कि 100 टीचर्स कम है तो आपको 150 टीचर्स चाहिए, तो 150 टीचर्स शुड बी देयर, देन दिस विल बी नॉर्मेटिव सिचुएशन। और अगर ये है कि 100 टीचर्स ज़्यादा हैं, उससे कम टीचर्स की ज़रूरत है, सपोज़ कर लो 80 टीचर्स, तो देयर शुड बी ओनली 80 टीचर्स, सो इट इज़ ऑल्सो अ नॉर्मेटिव। तो जब हम ऑट टू बी या शुड बी पे डिस्कस करते हैं या वैल्यूज़ ओपिनियन पे डिस्कस करते हैं तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है।